आप अपना नाम बताते हुए ये बताइए कि ये जो सरकार अध्यादेश ला रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, कि क्या ये देश हित के लिए सही है या क्या है? मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेराम चौधरी। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से संसद का विशेष सत्र का आहूत किया गया है तब से नाना प्रकार की चर्चाएं हैं। वैसे भी वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत अच्छी सोच है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आज़ादी से लेकर के 1967 तक प्राय यही होता रहा है, लेकिन बीच बीच में जो सरकारें बर्खास्त की गई ईर्ष्या द्वेष या अन्य कारणों से, उसके बाद हमारे यहाँ का सिस्टम जो है बराबर अलग थलग पड़ता रहा। वैसे जो भी चुनाव होते थे लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो रहे थे। 1957 में पहली बार केरल में कम्युनिस्ट की सरकार बनी नामुद्रीपाद का, लेकिन वो सरकार इसलिए बर्खास्त की गई कि ये गैर कांग्रेसी सरकार कैसे बनी, जबकि हर जगह कांग्रेस की सरकार है। नेहरू ने 59 में उसको बर्खास्त कर दिया, तब से सिस्टम बदल गया। वन नेशन वन इलेक्शन ये जब तक संसद में पास नहीं होगा, जब तक विधेयक का रूप नहीं धारण करेगा, तब तक तो ये चुनाव होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे खबर प्रचारित की जा रही है, चाहे संचार माध्यम हो या अन्य संगठनों के द्वारा, ये बहुत अच्छी सोच है। भले ही इस पर लोग टिक्का टिप्पणी करते हो, इससे बहुत ज़्यादा समय का बचत होगा। जो आए दिन किसी न किसी राज्य में चुनाव होते जा रहे हैं, तो एक साथ चुनाव होगा तो सरकार को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और जनता का भी पैसा कम खर्च होगा। अब विधेयक किस तरह का स्पेशल सत्र में आ रहा है, अभी ये योजनाएं जो है इसमें बहुत से काम है। मैं सुना था, अभी टीवी पर सुना था कि रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और वो कमेटी किस तरह का फैसला ले रही है, किस तरह का जवाब वहाँ पर आ रहा है। ऐसे तो अनर्गल प्रचार हो रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र का बचत विकास के मार्ग प्रशस्त करने वाला ये योजना है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। कुछ नेता जनता को क्या फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? तो जनता को क्या फायदा होगा? हाँ, ये बात आपने सही कहा कि जनता को क्या फायदा होगा। जो बार बार इलेक्शन होता है, जिस तरह से जनता उसमें पीसी जाती है, जनता के पैसे से ही इलेक्शन होता है। ये लोग अपने पैसे से इलेक्शन नहीं कराते हैं। आप सुने होंगे कि एक एक इलेक्शन में 1200-1300 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो राष्ट्र का ही खर्चा है ना। कभी कभी जो है, कभी बंगाल में चुनाव, कभी केरल में चुनाव, कभी यहाँ पर चुनाव, तो ये लोग जो है चुनाव का आड़ में विकास कार्य बाधित हो जाता है। उस समय चुनाव आचार संहिता लगती है, जनता का कार्य नहीं होता है, तो हर तरह से बाधा तो राष्ट्र के ऊपर इसका खर्च पड़ता है, जनता पर असर पड़ता है। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो न चुनाव आचार संहिता लगेगा और न ये बार बार ये होगा, तो जनता का काम होगा और इन राजनेताओं को बहाना करने का मौका नहीं मिलेगा और राष्ट्र पर भी खर्चा। कुछ राजनेता इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना अरे चाहिए? जो लोग विरोध करते हैं कि जहाँ पर ये इस समय जो है, अब तथाकथित कहूँ या किस तरह से कहूँ, हमारे देश में लोग अपना टाइटल बदल करके भेड़िए जैसा राजनीति करते हैं। उन लोगों के ऊपर हम क्या विश्वास करें? जो अपना नाम बदल करके, अपना जाति बदल करके, अपना धर्म बदल करके देश को लूटने का सदैव प्रयास किया, उन पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको तो जो समय आने के बाद जनता जवाब देगी, क्योंकि उनका भेद खुल गया। लेकिन आज के परिवेश में जो विरोध कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्यों कि जो INDIA
जो संगठन बना है, इस संगठन का प्राय हर स्टेट में ये अपने ही से लड़ रहे हैं। भले राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन INDIA के गुट के उद्धव ठाकरे के गुट के संजय राउत का कहना है कि केंद्र सरकार डर गई है इस गठबंधन से, इसलिए नया नया शिकोपा लेकर के आ रही है डर की वजह से। अरे संजय राउत एक जोकर टाइप पर हो गए। संजय राउत तो ये भी कह रहे थे कि अगर सिंधे गुट के लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर हम उनको रहने नहीं देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन जो इनका हाल हुआ आप लोग सभी जानते हैं। ये सब जो है भ्रष्टाचार में लोग, कोई 1200-1300 जमीन घोटाले में ये लोग पड़े हैं। अब इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ना ही है, CBI का छापा पड़ना ही है। जो अंग्रेजों की मानसिकता के तौर पर जो देश को लूटने का प्रयास किया, क्या इनको छोड़ दिया जाए? ये तो अनर्गल अनाप शनाप बयान देते ही है। ये तो अपने को दादा कहते थे, आज दादागिरी भूल गए। जब जेल का फाटक इनके लिए खुला था और जा करके जेल में जब समय बिता करके आए तो इनका सारा गर्मी खत्म हो गया था। उस समय कहाँ गया था इनका आवाज? ये लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे जो भी NDA में है। किस पर लालू यादव को आप क्या करते हैं? पाक साफ मानेंगे क्या? ममता बनर्जी को पाक साफ मानेंगे क्या? हाँ, गहलोत को पाक साफ मानेंगे क्या? संजय राउत को पाक साफ मानेंगे? शरद पवार जो है इंडिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जो कि कहां से कहां तक पहुंचा, और ये दाऊद इब्राहिम के साथ मिल करके बॉम्बे को लूटने वाले, इनको क्या ईमानदार मानेंगे क्या? लेकिन आज ये ईमानदारी का लबेदा ओढ़ करके ये सोच रहे हैं। आज देश के अंदर वो परिवेश है कि भ्रष्टाचारी बनाम राष्ट्रभक्त का संघर्ष चल रहा है। आज NDA के अंदर कोई ऐसा निष्ठा नहीं। ये तो क्या ये कौन भ्रष्टाचारी कौन अच्छा है, क्या बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो सारे दस्तावेजों के साथ तर्क और प्रमाण के साथ ही ये लोग, ये क्या लालू यादव तो बीजेपी में तय किया है कि कोर्ट ने तय किया है? हर आदमी पे ऐसा जब तक सजा नहीं होती तो उसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं लगाया सकता है। ये बात आपने सत्य कहा, लेकिन जिस तरह से ये सिस्टम को बाधित करके अपने को बरी करने का ये लोग काम करते हैं, आज सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है। आज वही कारण है कि कई बार जो है ये लोअर कोर्ट से छूट गए, कई बार ये लोअर कोर्ट से सजा हो गया, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के छूट गए। आज तो सिस्टम पर भी और हर क्षेत्र में हर पार्टी अपना अगर उनको जिता रही, जनता जिता के ला रही है तो वो कुछ कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी चोरी कर रहा है, हर नेता बेईमान है या हर मुख्यमंत्री बेईमान है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हम पाक सब है, NDA की सरकार पाक सब है, बाकी सरकारें। आपने सही कहा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, दिल्ली दंगा हुआ, अहमदुल्ला जो पकड़ा गया था, वो क्या नाम था, हाँ, जो कि 51 मर्डर हुआ था जब ट्रम्प आए थे। दिल्ली में दंगा हुआ था। तो उसमें कानून सुनिए मेरी बात, मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि राज्य सरकार के अंडर में SPO होता है, जो कानून व्यवस्था के विषय में जो चार्जशीट दाखिल की जाती है, उसी के इशारे पर किया जाता है। लेकिन जब चार्जशीट आप दाखिल नहीं करेंगे, दिल्ली का प्रशासन जितना होता है वो तो दिल्ली की सरकार देखती है, जो उसका सारा काम तो दिल्ली सरकार के। ये कैसे कर नहीं, ये कैसे आप कर सकते हैं? सुन लीजिए मान्यवर, मेरी बात। शायद अभियोजन जो है, अभियोजन के माध्यम से आप जानते होंगे कि जो चार्जशीट दाखिल होती है, और वो अभियोजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर भले दूसरे के अंदर में हो, लेकिन अभियोजन का कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट का। और वो आदेश नहीं देगी कि चार्जशीट दाखिल करो, जिसके चलते बहुत केस। दंगा अगर प्रयोजन था तो उनके पास भी तो इनपुट रहा होगा। केंद्र शासित राज्य है और राजधानी है, तो क्या इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबर नहीं थी? सुनिए, उसमें सारी जांचें आ गई थी। सारी जांच आने के बाद जब आप चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तो अगला कोर्ट जो है ये आरोप लगाएगा ना कि क्या कारण है कि स्टेट दाखिल नहीं किया। ये स्टेट का मामला है। आप जो है जहाँ जहाँ आप ये कह रहे हैं, चाहे केंद्र शासित राज्य हो या पूर्ण राज्य का दर्जा हो, वहाँ पर अभियोजन पक्ष जो है स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है।
लॉ एंड ऑर्डर जो है अगर केंद्र शासित है तो वो जो है केंद्र के अधीन रहता है। तो उससे पहले जो उस पर छापा मार के पकड़ना चाहिए। हाँ, हाईवे का आदमी मारा गया, और लोग मारे गए, तो हाँ वो पकड़ा गया, लेकिन जाकर कोर्ट में छूट गया। क्यों? तो उसमें तो केंद्र सरकार की नाकामी है, राज्य की भी जो है, लेकिन उसमें भाई जो वहाँ जो फाइल करती दिल्ली पुलिस करती है, तो ये अभियोजन पक्ष ने वही तो आरोप लगा है। आप उसको जाकर के जानकारी हासिल करिए कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं किया, नतीजा जो है उन लोगों को जमानत हो गया। कारण तो ये था। आप ये क्या 2G से लेकर के ये जितने घोटाले हुए हैं, जो कि लोअर कोर्ट से सजा होने के बाद जो है जा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छूट गया, उसमें भी यही था कि अभियोजन पक्ष ने उनका उस तरह से केस पैरवी नहीं किया। क्योंकि जो आप सुनते आ रहे हैं, चाहे पिक्चर के माध्यम से, चाहे आम चर्चाओं के माध्यम से, कि सरकार आपकी हो लेकिन सिस्टम तो उनका है, आज भी सिस्टम पर उसी तरह का एक्शन चल रहा है। आज भी वही है, कई लोग छूट गए। अब ये तीसरा शीतलवाड़ा की बात करिए कि जिसका बाप जो है प्रथम अटॉर्नी जनरल था, आज उसी के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट से उनका डंका बजता है। ये तो इसको भी खत्म करना चाहिए ना। हाँ, तो खत्म करना चाहिए। तो खत्म करने के लिए तरीका होना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि मोदी चाहे नेशनल इलेक्शन काम कर रहे, तो इसमें भी ये चीज होना चाहिए ना कि इसमें आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मुद्दे से हट करके मैं बताता हूँ कि अब 22 करोड़ जिसकी जनसंख्या, हिंदू की जनसंख्या के बाद 22 करोड़ विशेष समुदाय की जनसंख्या, जिसको आप मुसलमान कहते हैं। आज भारत में अल्पसंख्यक कैसे? भारत के संविधान में अल्पसंख्यक का परिभाषा ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि 5% या 5% से नीचे जिसकी जनसंख्या वही अल्पसंख्यक है। पूछिए तो ये क्यों अल्पसंख्यक करते हैं? यहाँ तो फार्मूला हिंदू मुसलमान का चला गया। अरे सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ के संविधान की जो बातें कर रहे हैं, संविधान में बहुत से ऐसे त्रुटियां जो है, जो संविधान बनने के बाद जो समाविष्ट किया गया है कि एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, और वही जो है माइनॉरिटी कमीशन बन जाता है। क्यों बनता है? इस पर भी तो चर्चाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यहाँ पर अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक का दर्जा चल रहा है। मुलायम सिंह की सरकार जो टूट करके बनी थी, उसके बाद बसपा की सरकार आई है, 5 साल तक चली, दोनों मिल करके, थोड़ा इनका थोड़ा उनका, लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि मुलायम की सरकार अवैध थी। क्या उस सरकार के जितने भी निर्णय है उसको रद्द किया गया? तो आज हमारे देश के राजनीतिज्ञ जो है, अंग्रेजों के जिस तरह से उन्होंने भारत को लूटने का प्रयास किया संविधान के आड़ में, उसी तरह से तो आज भी हो रहा है। अगर मान लीजिए सिस्टम को सुधार करेंगे तो सिस्टम के सुधार का भी तरीका होता है, संसद में बिल लाना, उसको पास कराना, राष्ट्रपति के यहाँ जाना, उसके बाद उस पर चर्चाएं होगी, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा। ये तो इलेक्शन का तो अभी कमेटी बनी है, 18 और 22 सितंबर को उसकी मीटिंग बैठेगी। तो कब तक लगता है कि आप अब देखिए, अब ये जो है शासन प्रशासन की तीव्रता पर निर्भर है कि उनकी गति किस तरह से होगी। अब ये तो संसद में जब विधेयक आएगा, उस पर चर्चाएं होगी, उस चर्चाओं के दरमियान किस तरह का रिजल्ट आता है, ये उस पर निर्भर है। ये तो हर जगह जो है ये सर्वे कराया जाएगा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक आपका MP और MLA का ही ये चुनाव होगा, वहाँ पर आपके जिला पंचायत से लेकर के ग्राम प्रधान तक की बातें होगी। नियम तो यही है, जिस तरह से विदेशों में चाहे जर्मनी हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, दक्षिणी अफ्रीका हो, वहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन चलता है। कोई ये नई बातें नहीं है। और हमारे यहाँ भी 67 तक ये चला है। 67 के बाद जो इधर उधर हुआ है बर्खास्तगी, उसके बाद जो है इस तरह से दूषित जो है वातावरण बना है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्र के लिए
बचत के लिए, जनता के लिए हर तरह से। आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में वन नेशन सरकार